नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी सफलता मंद कोचिंग क्लासेस बड़ा बलेरा में। मेरा नाम नंदकिशोर विश्वकर्मा है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ सवालों को हल करेंगे। अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए और आप कुछ डेफिनेशन और कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि पाठ 1 का नाम है, अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम इस वास्तविक संख्या आखिर क्या होती है उसके बारे में समझते हैं और फिर हम कुछ सवालों को हल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये वास्तविक संख्याएं लिखी है, तो वास्तविक संख्याएं आप सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि जो वास्तविक संख्याएं होती है ये आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी होती है। किन किन चीजों से मिलके बनी होती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके कौन सी संख्याएं बनी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब इन वास्तविक संख्याओं में पूरी तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और सभी जितनी भी सम विषम संख्याएं हैं सभी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि परिमेय संख्या लिखा है तो परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाएंगी। इस अध्याय में हम परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं और लासा मासा जो होता है जिसे अपन एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी होती है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा HCF, क्या लिखा? HCF का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका हायर कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। मतलब इसका क्या होता है हिंदी में? महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं? मासा। दूसरी चीज, इस अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ेंगे एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक। इसी को शॉर्ट में बोलेंगे लासा। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने लासा और मासा के बारे में पढ़ा है। आज हमने इसका पूरा नाम आप फुल फॉर्म बता दिया, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। क्योंकि सवाल में एचसीएफ और एलसीएम ही आएगा तो उसको आपको समझना है कि मासा और लासा दिया गया है। चलिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, इस फॉर्मूले को सभी को याद करना है। जैसे एलसीएम गुणे एचसीएफ, जब हम लासा और मासा का गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो लासा और मासा होगा इन दोनों का जो गुणा होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हिंदी में, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो इस तरीके से ये वाला अपन फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे चौथे सवाल में आपको एचसीएफ दिया रहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दी रहेगी, आपसे लासा पूछेगा तो वहां पर इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हल करते हैं। चलिए 1.1 प्रश्नावली में इस वाले सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है
इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है 140। अब 140 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देख लीजिए एक बार, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी और इस तरीके से होंगी। तो आप लोगों को जब इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना है तो केवल और केवल इन्हीं संख्याओं से काटना है। किससे काटना है, इन्हीं संख्याओं से काटना है। ऐसा नहीं, जब इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो केवल अपन को अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। अब हम सबसे पहले जो अपने शिक्षक हुआ करते थे या जो आप लोगों ने छोटी में पढ़ा है, सबसे पहले टीचर ने आपको यही बताया होगा कि सबसे पहले अपन को 2 से काटना है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना, वो कितनी है अपनी, 2 है। इस कारण से सर ने ऐसा बोला होगा या शिक्षक ने ऐसा बोला होगा। तो आप लोग इन अभाज्य संख्याओं के बारे में जान ही चुके हैं। चलिए हम इस पहले सवाल को हल करते हैं। पिछले साल और अन्य पिछले सालों में ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, 2 नंबर का एक सवाल आता है। तो देखिए अब हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल है, इसमें कितना लिखा है, 140। 140 के क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको 140 को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब जो अपनी अभाज्य संख्याएं थी, अभी हमने बताया था सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहाड़े याद होना आवश्यक है। जब तक आप लोगों को पहाड़े याद नहीं होंगे तब तक आप लोग इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले 2 का अपन ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 14 से ज्यादा ना हो जाए। तो 2 सत्ते 14, यहाँ का एक 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे। हमने आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो विभाज्यता के नियम है उनको भी याद रखना है। एक वीडियो में हम आपको विभाज्यता के कुछ नियमों के बारे में बता देंगे, तो काटना किस तरीके से है उस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो 0 है तो संख्या 2 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब फिर से अपन को इकाई का अंक ही देखना है। इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 5 है। अब यहाँ जबकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ना और 3 से अगर वो अंक कट जाए तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ 3 और 5 कितना होगा, 8। 8 3 से नहीं कटेगा, तो फिर अपन को यहाँ किससे काटना है, 5 से काटना है। 5 की पहाड़ी में कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से कटेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नीचे अपन को जब हल हो जाए तो लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड। जो प्रश्न में पूछा गया उसका जवाब देना है 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। और 7 कितनी बार है, 1 बार है। या तो आप लोग ऐसा लिख दीजिए, या इसको 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर के रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और बहुत सरल सवाल है ये, इनको हल करना आवश्यक है। चलिए देखिए, अब हमने पहला वाला सवाल कर चुके हैं आप लोगों के सामने। अब दूसरा वाला आप लोगों को करना है और उसका कमेंट में जवाब देना है कि इसके गुणनखंड क्या आएंगे। तीसरा सवाल जो बड़ा वाला है वो हम आपको करवाते हैं, फिर आपको ये दोनों सवालों को सॉल्व करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 38 25 लिखा है, 38 25 लिखा है। अब यहाँ पर विभाज्यता के नियम फिर उपयोग होंगे। तो आप लोगों को हम जैसे ही अगले वीडियो बनाएंगे उसके पहले आप लोगों को
विभाज्यता के कुछ नियम बता देंगे, उसके बाद इनको अपन सॉल्व करेंगे। फिर भी यहाँ देखते हैं इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यहाँ अगर इकाई का अंक यहाँ सम संख्या होती तो वो 2 से कट जाती। इनका योग देख लेते हैं, 3 8 11, 11 2 कितने हो जाएंगे 13, और 13 5 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। 18 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना है, और जब ना कटे तो फिर अपन को उसके आगे बढ़ते जाना है। जैसे 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा, 3 7 21, और यहाँ पर 1 बचेगा 3 5 15। तो इस तरीके से अपन पहले इसको 3 जो अभाज्य संख्या है उससे इसको काट देंगे। अब फिर से चेक करेंगे कि ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। फिर से ऐड करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। अब 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पुनः ये जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 चौके कितना होगा 12 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, और 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 4 और 2 कितने 6, 6 5 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब 3 के बाद जो अगली जो अभाज्य संख्या है वो क्या दिख रही है 5 दिख रही है। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आएगा 8 बार में। यहाँ पर 2 बचेंगे तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो नीचे क्या आ गया 17 आ गया। जब ये 17 आ गया है तो 17 आपने एक अभाज्य संख्या देखी है। कौन सी संख्या देखी है अभाज्य संख्या। तो ये स्वयं 17 से ही डिवाइड होगी, 17 एकम 17। तो इस तरीके से अपन 38 25 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे भी 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे। 2 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार है, 17 कितनी बार है 1 बार है। तो इस तरीके से अपन इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभी हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का एक सवाल सॉल्व करेंगे, उसको आपको देखना है और घर में इन सवालों को सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो पहला है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखिए सवाल में ये एचसीएफ लिखा है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। इसी वीडियो में हमने पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म बताया था। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मासा, और एलसीएम का मतलब क्या होता है लासा। यानी अपन को कम से कम 2 संख्याएं दी होंगी तभी हम उनका मासा और लासा निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं 2 संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। इसको देखिए हम कैसे हल करते हैं। जैसे पहली संख्या कौन सी दी गई है 26 दी गई है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 से काटेंगे 1 आएगा। इसी तरीके से हम 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे 7 से काटेंगे, क्योंकि उसके पहले जो भी अभाज्य संख्या आएगी संख्या को नहीं काट पाएगी। और 7 एकम कितना होगा 7 होगा, और 7 की कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करना है 26 के अपन को अभाज्य गुणनखंड लिखना है इस तरीके से, और इसी तरीके से अपन को किसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है 91 की। 91 की क्या लिखेंगे 7 गुणे 13। अब अपन को इस सवाल में एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। 2 तरीके हैं अपने पास, या तो अपन इस फॉर्मूले का उपयोग कर लीजिए, या दूसरा तरीका ये है जब हम इसका एचसीएफ निकालना चाहें। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। तो आपको जो भी अपन ने संख्याएं दी गई थी उनमें कॉमन संख्याओं को चेक करना है क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा 13 दिख रहा, तो इसका जो मासा आएगा वो अपना कितना आ जाएगा 13 आएगा। और अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम का मतलब होता है लासा, तो ये जो लासा होगा अपना, पहले जो कॉमन दी गई संख्या उसको तो लिखना ही लिखना है,
अब जो शेष बची संख्याएं हैं उनको भी लिख लेना है, जैसे 2 गुणे 7। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 13 गुणे 14 हो जाएगा और गुणा करने पर अपन को 182 प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा और मासा जो है वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन सवालों को हल कर सकते हैं। कल तक हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए, हम उसमें कुछ आगे के सवालों को सॉल्व कराएंगे। जिन भी छात्रों को अगर ऐसे सवालों को समझने में समस्या आती है तो हमारे चैनल से जुड़िए और इन वीडियो को देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।